डॉक्टर इकरामुल हक साहब, मुझे बताइएगा बड़े आम फहम अल्फाज में, चूँकि ज़ाहिर है कि ये डिस्कशन मैं चाहती हूँ कि ये वो शख्स भी देखे जिसका कोई छोटा कारोबार है, वो शख्स भी देखे जो सैलरी बेस्ड है, और वो शख्स भी देखे जो इस वक्त अपना पासपोर्ट लेकर ये कोशिश कर रहा है कि वो बैरून मुल्क चला जाए क्योंकि पाकिस्तान उसको कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। मुझे बताएं कैसे हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं कि जो मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है, जो 9 करोड़ से ज़्यादा लोग ख़तरा गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जो मिडिल क्लास तबका है, उस पर असर ना पड़े। जो क्लास का बनता है टैक्स या जो क्लास इफ़ेक्ट होनी चाहिए या जिनका बनता है हक, उससे ही हम ये सारी चीज़ें लें और मुल्क का सर्कल भी चलता रहे, इंक्लूडिंग IMF। जी देखिए, जो सबसे बड़ा मसला है वो टैक्स एक्सपेंडिचर, यानी कि जो एग्जम्पशंस इस वक्त दे रखी हैं सारे टैक्स लॉज में, वही अब 3 ट्रिलियन के करीब पहुंच गई हैं। अभी उसमें कुछ हिडन पार्ट्स भी हैं जो वो जाहिर नहीं करते हैं, और वो रिपोर्ट जब बनाते हैं तो कई चीज़ें उसमें से छोड़ देते हैं। जाहिर है हमने खुली छूट दी हुई है। अब एक तरफ तो हम टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं सैलरीड लोगों पे, हम बहुत से टैक्सेस ऐसे भी लगा रहे हैं, जैसे पेट्रोलियम लेवी को हम कहीं से कहीं ले गए हैं। अब पर लीटर का जो बोझ पड़ रहा है वो तो डायरेक्ट हर एक पे पड़ रहा है, और जाहिर है जो नीचे का फिर तबका होता है जिसकी आमदनी कम है उसके ऊपर वो बोझ ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा आमदनी वाले का वो कम हिस्सा लेता है, मगर छोटी आमदनी वाले का वो ज़्यादा। सारे इंडायरेक्ट टैक्सेस का यही प्रॉब्लम होता है। तो कोशिश नहीं की गई कि जो पर्सनल इनकम टैक्सेस थे कम से कम उसको तो दुरुस्त कर लिया जाए। अब उसके अंदर हमने इतनी एग्जम्पशंस दे रखी हैं। अब मुझे समझ नहीं आती कि आप देखिए कि जजेस की सैलरी ज़रा देखिए, वो लाखों में है, फिर उसके बाद उनका जो जुडिशल अलाउंस है जो सैलरी के बराबर है उसको टैक्स फ्री करने का क्या तुक बनता है। फिर जो पूरी सैलरीज के बराबर पेंशनें मिलती हैं उसको भी टैक्स फ्री हमने रखा हुआ है। जी अगर आप टैक्स एक्सपेंडिचर को उठा के देख लें, जो जाहिर है कि अब IMF के कहने के ऊपर हमें 7 फाइनेंस बिल के छापना पड़ता है, उसकी सिर्फ आप फिगर्स पिछले 5 साल की उठा के देखें तो बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि दरअसल हम वहाँ से जो मरात याफ्ता तबकात हैं उनमें से तो टैक्स की एग्जम्पशंस ख़त्म नहीं कर रहे हैं, और जो गरीब लोग हैं उन्हें पे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाते चले जा रहे हैं। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस हम अपने देखिए, जो सेल टैक्स ज़्यादातर लोग अनरजिस्टर्ड हैं, ये भी आप FBR की नाकामी देखिए कि 3,25,000 लोगों को अभी तक सेल टैक्स में रजिस्टर कर सकें। तो वो सारे अनरजिस्टर्ड का 4% भी जो है वो चला जाता है फिर जाहिर है कि फॉर्मल सेक्टर के ऊपर। और इस तरीके से हमने पूरी जो मईशत है उसको भी ख़राब किया, टैक्सों के निज़ाम को भी ख़राब किया, और गरीब लोगों पे और दरमियाने लोगों पे और जिनकी फ़िक्स्ड आमदनी थी उनके ऊपर भी। और दूसरी तरफ तवज्जो नहीं दी कि हमारी पर कैपिटा आमदन भी तो बढ़ती, जब हम ग्रोथ ही नहीं करेंगे तो हमारी पर कैपिटा आमदन कैसे बढ़ेगी। आप साथ वाले मुल्कों को देख लीजिए, हमारे साथ जो थे वो उनकी पर कैपिटा आमदन जो हमारी उनसे कहीं ज़्यादा होती थी 71 से पहले। जी तो अब उनकी पर कैपिटा आमदनी हमारे से कहीं ज़्यादा होगी। अगर हम केक का साइज़ बड़ा नहीं कर रहे, ग्रोथ नहीं कर रहे, फिर टैक्सेस भी तो ज़ाहिर तभी बढ़ेंगे जब ग्रोथ होगी, और एम्प्लॉयमेंट्स भी तभी जनरेट होंगी जब ग्रोथ होगी। अब ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। जिस तरह से हमारे यंग लोगों को जो पॉपुलेशन है उसको जो 3 मिलियन 4 मिलियन के करीब हमें एम्प्लॉयमेंट देनी है, उसके लिए ज़ाहिर है 20% फिर आपको अपनी GDP का इन्वेस्ट भी करना है। अब इन्वेस्टमेंट को करने को इसलिए तैयार नहीं है, एनर्जी की कॉस्ट देखें, टैक्सेस की कॉस्ट देखें, और बहुत सी आप ओवरहेड्स देखें, तो लोग को इस 22% के ऊपर कौन काम करेगा जो हम मुसलसल ये रेट रखे हुए हैं। इससे गवर्नमेंट का खर्चा भी बढ़ रहा है। जो मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि डेट सर्विसिंग का जो है उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह ये 22% का जो इतना हाई बोरिंग रेट है गवर्नमेंट का, और ज़ाहिर है जब वो गवर्नमेंट 22 पे लेती है तो फिर प्राइवेट सेक्टर को तो 25-26 पर ही मिलेगा। तो पहली सूरत हाल जो मेरा ख्याल है कि सारी टैक्स एग्जम्पशंस ख़त्म करें, टैक्सों को सादा करें, शरह इसकी कम कर लें, तो ब्रॉड बेस कर लें तो बहुत फ़ायदा होगा। ग्रोथ की तरफ लेकर जाएं, लोग इन्वेस्टमेंट करें, और उन्हें पता हो कि अगर हम 20% टैक्स दे देंगे तो 80% हम री इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसके लिए निज़ाम को भी सादा बनाया जाए। उनको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का जब भी खाकान नवासी साहब जिक्र कर रहे थे जी, उसकी तरफ तवज्जो दी जाए। तो बहुत से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, बहुत सी पॉलिसी रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। रिफॉर्म के लिए जो SIFC का जो किरदार है डॉक्टर साहब, वो हाउ डू यू सी दैट? क्योंकि बैरून मुल्क से इन्वेस्टमेंट लेकर आना, अब बड़ी अच्छी उन्होंने ये पॉलिसी दी कि लैंड देते हैं हम आपको और लीज़ करेंगे और ये सारा कुछ, तो इसको हाउ डू यू सी दिस वे?
जी वो तो अपनी जगह ठीक है, मगर अगर अदारे अंदर से रिफॉर्म्स नहीं होंगे तो जब वो लोग आएंगे यहाँ, अपने लोग जो इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है कि इतने बॉटलनेक्स हैं, इतने ज़्यादा ओवर रेगुलेशंस हैं, अगर एक छोटे सा आपने यूनिट शुरू करना हो कितनी आपको अप्रूवल्स चाहिए होती हैं, तो SIFC अच्छा काम करने की नीयत रखती है, मगर उसके साथ प्री रेक्विजिट तो यही है कि हम अपनी जब तक अंदरूनी तौर पर अपनी रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तो वो बॉटलनेक्स और वो प्रॉब्लम्स तो अपने आप ही रहेंगी। अब इतनी ओवर रेगुलेशन है पाकिस्तान में कि इंसान हैरान होता है। आपको याद होगा जब इंडिया एक दफ़ा IMF के प्रोग्राम में गया तो उन्होंने, ये हमसे बहुत रेगुलेटेड इकोनॉमी थी, जब फिर उन्होंने एक दफ़ा तहैया कर लिया कि अब हमने सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स में जाना है, ये रेगुलेशन ख़त्म करने हैं, अपने टैरिफ को दुरुस्त करना है, अपने इदारों को दुरुस्त करना है, तो आज इंडिया की आप ग्रोथ देखिए कहाँ पे है। चाइना से भी कहीं उनकी ग्रोथ ज़्यादा है, इसके बावजूद कि उनकी आबादी चाइना से अब ज़्यादा है, 1.4 बिलियन को वो सस्टेन कर रहे हैं। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम हम एक पॉलिसी तो बनाकर फिर उसके अंदर कंसिस्टेंसी भी रखें और उसको इम्प्लीमेंटेशन में जो हमारे यहाँ बहुत वीकनेसेस हैं उनको ठीक करें। ये इम्प्लीमेंटेशन में वीकनेसेस का प्रॉब्लम दोनों है, नॉन कंसिस्टेंट पॉलिसी भी है और जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स है वो भी बहुत वीक है। और ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने डॉक्टर साहब डिस्कस किया कि रिफॉर्म्स, बेसिकली तो इदारों के रिफॉर्म्स की बड़ी ज़रूरत है, लेकिन